हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। एंड आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं केवाईसी के चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को कवर। ओके और अगर आप केवाईसी के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको ये कोर्स फुल डिटेल में स्टडी करना चाहिए, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको फुल कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियो क्वेश्चंस और क्वेश्चन रिविजन्स PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारे ऐप के ऊपर आपको मॉक टेस्ट एंड मेगा मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो आप जल्दी से डाउनलोड करके आप अपने कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हमारे और भी अगर आप IIBF के कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन IIBF सर्टिफिकेशन का हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम आपको हमारे आने वाले कोर्सेज और वीडियोस की अपडेट देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 2। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन डिटरमाइनिंग द बेनिफिशियल ओनर इन अ कंपनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ओनरशिप व्हाट शुड अ बैंक प्राइमरली एम टू आइडेंटिफाई। देखो हमने PMLA में पढ़ा कि हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि जब भी एक हम एंटिटी का अकाउंट ओपन करें उसके अंदर हम किसको आइडेंटिफाई करें, हम बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करें। और जब हम ये चैप्टर को स्टडी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अलग अलग एंटिटी स्ट्रक्चर के अंदर बेनिफिशियल ऑनर को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको याद हो तो जैसे अगर हमारा कंपनी स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी एंटिटी स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, तो वहां पर अगर किसी पर्सन के पास 25% या उससे ज्यादा का शेयर है या कंट्रोल है ओवर मैनेजमेंट तो वो पर्सन क्या हो जाता है, बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप के अंदर भी क्या था कि अगर एक पर्सन का 15% से ज्यादा का स्टेक है तो वो क्या हो जाता है, बेनिफिशियल ओनर हो जाता है। ऐसे ही हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर करे थे, राइट। तो उन्होंने पूछा कि जब आप बेनिफिशियल ओनर ढूंढ रहे हो तो आपको मेनली क्या आइडेंटिफाई करना है, हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनल जुडिशियल एंटिटी इन द ओनरशिप चेन, कि फाइनल कौन सी एंटिटी होल्ड कर रही है, या द शेयर होल्डर विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग राइट, कौन से शेयर होल्डर के सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है। ऑप्शन 3 द नेचुरल पर्सन विद ओनरशिप कंट्रोल बियॉन्ड प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड, एंड ऑप्शन डी द डायरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो ये सारे ऑप्शंस को देखते हैं एक एक करके। जुडिशियल एंटिटी ऑनरशिप चेन में फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, इसने ऑन किया हुआ है बी को, बी ने ऑन ऑन किया हुआ है सी को। तो अगर सी का अकाउंट खुल रहा है तो क्या हम मान लेंगे कि जो कंपनी ए है वो बेनिफिशियल ओनर है? नहीं, कंपनी ए जो है अल्टीमेटली होल्ड कर रही है, बट कंपनी ए को भी तो कोई पर्सन ऑन कर रहा होगा ना। तो मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए भी अल्टीमेट ओनर नहीं है, ए एक कंपनी है जिसको कोई पर्सन ऑन करता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर द शेयर होल्डर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग राइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग राइट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका फुल कंट्रोल है। आपका मैनेजमेंट के डिसीजंस के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है तो आपके वोटिंग राइट्स बेसिकली कम्स विद द शेयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज रेलिवेंट होती है बट नॉट कंप्लीटली, बिकॉज शेयर होल्डर जो होता है ना, एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब सी के अंदर मान लो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग शेयर जो है ए का है, ए ने 90% शेयर होल्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बेनिफिशियल ओनर है। बट अभी हमने बोला कि ए जो है एक कंपनी है और कंपनी को हम बेनिफिशियल ओनर नहीं मान सकते, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर में इंडिविजुअल भी आता है, एंटिटी भी आती है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द नेचुरल पर्सन विद ऑनरशिप कंट्रोल बियॉन्ड प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड। नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर। व्हाई? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो नेचुरल पर्सन है मीन्स जो पर्सन एक्चुअली है सबके पीछे, मीन्स अगर सी के अंदर 90% स्टेक ए ने होल्ड किया हुआ है, ए को कौन ऑन कर रहा है, दैट पर्सन, दैट नेचुरल पर्सन, अगर उसका वोटिंग शेयर 25% से ज्यादा है तो वो क्या माना जाएगा, बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। ठीक है, तो और डायरेक्टर ऑफ द पेरेंट कंपनी, अब डायरेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिशियल ओनर हो, आप डायरेक्टर किसी को एज एम्प्लॉय भी रख सकते हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, बिकॉज ये दो ऑप्शन काफी क्लोज थे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों था। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, यू शुड मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अ पर्सन प्रोवाइड्स अ पासपोर्ट एज प्रूफ फॉर केवाईसी, but the address has changed. What is the correct KYC response under current regulation? तो एक पर्सन ने पासपोर्ट प्रोवाइड करा था बट उसका एड्रेस चेंज हो गया। अब हमने बताना है कि केवाईसी का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। नंबर 1, reject the passport and ask for Aadhaar only. Option B, accept the passport and ask for self-declaration of updated address. Option C, ask for additional address proof or updated OVD. And option D, accept as is since passport is an OVD. तो हम देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए जो है, रिजेक्ट द पासपोर्ट एंड आस्क फॉर आधार ओनली, हम ये ऑप्शन नहीं कर सकते बिकॉज आपको केवाईसी के बाकी डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देन दूसरा ऑप्शन क्या बोला उन्होंने, एक्सेप्ट द पासपोर्ट एंड आस्क फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ अपडेटेड एड्रेस। अब सेल्फ डिक्लेरेशन कौन से केस में होती है, अगर आपने इनिशियल केवाईसी करते वक्त, ठीक है, जब आपका अकाउंट ओपन हुआ और आपने इनिशियल केवाईसी कराई एंड उसमें आपने क्या किया था, आधार कार्ड यूज किया था, आधार यूज किया था एज योर केवाईसी, तो अगर आपका एड्रेस चेंज होता है देन सेल्फ डिक्लेरेशन कैन वर्क। बट क्योंकि इस केस में हमने पासपोर्ट यूज किया था तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड थर्ड आगे की आस्क फॉर एडिशनल एड्रेस प्रूफ और अपडेटेड ओबीडी, तो ये हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स हो गया। एंड ऑप्शन 4, एक्सेप्ट एज इज सिंस पासपोर्ट इज एन ओबीडी, इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि पासपोर्ट को हम पासपोर्ट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट तो है बट उसमें क्या हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, इसलिए हमें केवाईसी को अपडेट करने की नीड तो है ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, विच अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज ओवरराइडिंग वेट इन रिस्क रेटिंग मॉडल्स फॉर कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। क्या बोला कि हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कस्टमर की रिस्क रेटिंग करने के लिए। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला है विच हैज ओवरराइडिंग वेट इन रिस्क रेटिंग मॉडल। तो सबसे पहला है कस्टमर्स डिक्लेयर्ड इनकम, देन आता है एज ऑफ अकाउंट होल्डर, इंडस्ट्री और नेचर ऑफ बिजनेस, और टाइप ऑफ ब्रांच हैंडलिंग द अकाउंट। अब इसमें से क्या बोला उन्होंने कि कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, इन ओवरराइड करता है, मीन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है रिस्क रेटिंग करते वक्त कस्टमर की, तो वो क्या है, इंडस्ट्री और नेचर ऑफ द बिजनेस। बिकॉज तो देखो कस्टमर की रिस्क कैटेगराइजेशन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि कस्टमर की इनकम होगी उसकी एज होगी, टाइप ऑफ ब्रांच होगी, ये सब कुछ मैटर करता है। बट इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है कि अगर वो उसमें रिस्क ज्यादा है तो बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके हम रिस्क हाई मानेंगे, तो वो होता है इंडस्ट्री। बिकॉज अगर इन कुछ ऐसी इंडस्ट्री में वो डील करता है, फॉर एग्जाम्पल हाई वैल्यू गुड्स में वो डील करता है, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट के अंदर है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क नेचुरली हाई रहता है, तो ऐसी इंडस्ट्री के केस में हम क्या मानेंगे, उस कस्टमर को हाई रिस्क कस्टमर ही मानेंगे, चाहे बाकी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उसका रिस्क हाई ना भी बनता हो, बट इंडस्ट्री को देख के हम उसकी रिस्क कैटेगराइजेशन कर लेंगे। तो दिस इज आर ओवरराइडिंग वेट। ठीक है, क्वेश्चन 4 आता है, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर ट्रस्ट के केस में किसे नहीं मानेंगे। अब ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्ट में कैसा सेटअप होता है, सबसे पहले एक होता है ऑथर ट्रस्ट का, राइट, जो ट्रस्ट को स्टार्ट करता है। देन इसमें होता है एक ट्रस्टी जो क्या करेगा, ट्रस्ट के ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, और एक होता है बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन होता है, जो जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया, राइट। ये तीन लोग मेन होते हैं ट्रस्ट के अंदर। अब ये तीन क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल ओनर इनमें से हो सकते हैं जिसका स्टेक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन है जिसको बेनिफिशियल ओनर नहीं माना जाता, तो ट्रस्टी को तो हम उसका पार्ट मानते हैं, ठीक है, ऑथर को भी मानते हैं, एंड बेनिफिशियरी, ये तीनों तो इंक्लूडेड होते हैं। बट द ऑडिटर सर्टिफाइंग द ट्रस्ट अकाउंट, अब एक ऑडिटर है जिसने ट्रस्ट के अकाउंट का ऑडिट करके उसको सर्टिफाई कर दिया, तो क्या उस पर्सन का कुछ बेनिफिशियल इंटरेस्ट आया, नहीं आया, राइट। तो ये पर्सन क्या है, ऑनर नहीं माना जाता, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन 5, what is the key regulatory document that defines
एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को किस रेगुलेशन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो हमारा केवाईसी की जो सारी रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए, वो हमें बताई कहाँ जाती है, इनिशियली पीएमएलए के अंदर बताई जाती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ही हमारा जो सेक्शन 11 है ये क्या करता है, बताता है। अब आपको सेक्शन तो ऑब्वियसली याद नहीं होंगे, बट क्योंकि हमें पता है कि पीएमएलए के एक्ट के अंदर ही ये चीज बताई जाती है, तो आप ये सेक्शन भी याद रख सकते हो। अब सेक्शन 11A, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सेक्शन याद रखो, बट अगर आपको याद रहेगा तो इट विल बी गुड फॉर यू, है ना। सो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। अ माइनर्स अकाउंट इज ओपन बाय अ गार्डियन, व्हाट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन इज कंपल्सरी। अब एक माइनर पर्सन है, मींस अभी वो 18 के अंडर है, उसका अकाउंट ओपन करवाया जा रहा है, गार्डियन ओपन करवा रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होगा उसके केवाईसी में। सबसे पहले उसका पैन कार्ड, वो तो रिक्वायर्ड होगा। देन माइनर का पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, बट मतलब कंपलसरी सबसे ज्यादा क्या है, गार्डियंस केवाईसी एंड माइनर्स बर्थ सर्टिफिकेट, माइनर्स आधार ओनली एंड गार्डियन सिग्नेचर वेरीफाइड बाय नोटरी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आता है कि गार्डियन का केवाईसी करवाना जरूरी होता है माइनर के अकाउंट के अंदर, और माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता है। माइनर का पैन कार्ड जो है वो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में प्रोवाइड करना ही पड़े, इट कैन बी ऑप्शनल। बट बर्थ सर्टिफिकेट एंड गार्डियन का केवाईसी आपको हर केस में करवाना ही होता है, तो दिस इज योर कंपल्सरी डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नीडेड। ओके, तो ऐसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। So, which is the correct risk classification for real estate developers as per RBI guidelines? RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स की करेक्ट रिस्क क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब बताओ रियल एस्टेट, अब यहाँ पे हम कस्टमर के जो ट्रेड्स हैं वो तो देखेंगे ही, बट हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री का जो रिस्क होता है वो क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है बाकी कस्टमर के ट्रेड्स को, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री क्या है, रियल एस्टेट है, एंड दिस इज अ हाई रिस्क इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो इस केस के अंदर इसको हम हाई रिस्क में कैटेगराइज कर देंगे अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर होगा। देन क्वेश्चन 8 बोलता है द eKYC फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय UIDAI इज कंसिडर्ड वैलिड अंडर विच KYC रेगुलेशन। तो आधार के थ्रू हम eKYC जो कर देते हैं उस, और वो किस रेगुलेशन के अंदर अलाउड है। तो अगेन हमारे केवाईसी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं इंडिया में वो कहाँ पे बताए गए हैं, पीएमएलए के अंदर बताए गए हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल इनहेंस ड्यू डिलिजेंस स्टेप। अब सबसे पहले ये बताओ, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस हम करते कब है, जब हमारा कस्टमर क्या होता है, हाई रिस्क का होता है, राइट। तो अगर हाई रिस्क कस्टमर होता है तो ड्यू डिलिजेंस भी हमें ज्यादा करनी होती है। अब उन्होंने पूछा है कि एक्सेप्टेबल स्टेप कौन सा उसका। सो फर्स्ट, एक्सेप्टिंग अ साइंड लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ द कस्टमर, इसमें आपने कुछ इनहेंस ड्यू डिलिजेंस नहीं करा, उसका फ्रेंड है वो, तो वो ऑब्वियसली उसके बारे में अच्छा ही बोलेगा, राइट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन क्रॉस वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट विद यूटिलिटी प्रोवाइडर। अब ये स्टेप जो है ये तो आपको हर केस में करना ही है, चाहे आप सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, चाहे आप इनहेंस ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, जहां पे भी यूटिलिटी प्रोवाइडर के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो वो आपने करना ही है। तो ये इनहेंस का स्टेप नहीं है, ये जनरल स्टेप है, ठीक है। देन स्कैनिंग ऑल न्यूज़पेपर आर्टिकल, नाउ दिस इज नॉट अ ड्यू डिलिजेंस का स्टेप, राइट, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। अब लास्ट आता है मेकिंग फील्ड विजिट फॉर हाई रिस्क कस्टमर, नाउ दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हाई रिस्क कस्टमर होता है तो हम फील्ड विजिट करके भी देखते हैं कि क्या जो उसने हमें एड्रेस बताई एक्चुअली में उस जगह पे है या नहीं, या जो हमें ये बिजनेस दिखा रहा है वो एक्चुअली में बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो ये स्टेप हम लेंगे इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। What is the minimum requirement for simplified due diligence for low risk customer? सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस का हमारा पर्पस क्या था कि हम क्या करेंगे, जो जनरल पब्लिक है, जो जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, राइट, जो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं उनके लिए हम केवाईसी की
मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे ताकि उनके लिए क्या रहे, इजी रहे टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज, राइट। उनको कुछ ज़्यादा हैसल क्रिएट ना हो, इसलिए मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन से हम केवाईसी करेंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले पैन एंड 3 OVD या आधार विद ऑफलाइन वेरिफिकेशन एंड इनकम सर्टिफिकेट। Number 3, basic identifiers and minimal documents. And option 4 is your full address verification with utility bill. तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है कि अगर कस्टमर जो है लो रिस्क है तो वहाँ पे हम बेसिक आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसका क्या कर देंगे, केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। देन क्वेश्चन 11, इन कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन विच इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। अब कौन कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है ये हमें बताना है। सबसे पहले अकाउंट विंटेज मीन्स अकाउंट कितना पुराना है, दैट इज अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि अगर न्यू अकाउंट ओपन हुआ और उसमें बहुत ही हाई एक्टिविटी है देन दैट इज योर रेड अलर्ट इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये रिस्क फैक्टर है, करेक्ट। देन कस्टमर की कास्ट, नाउ ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि आपको क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करनी है ऑफ द जनरल पब्लिक। तो अगर आप कास्ट के बेसिस के ऊपर उनको कैटेगराइज करोगे देन दैट इज अगेंस्ट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस वजह से ये हमारा रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, बट ट्रांजैक्शन पैटर्न को भी हम रिस्क फैक्टर में लेते हैं, जोग्राफिक लोकेशन को भी लेते हैं, बट कास्ट के बेसिस के ऊपर हम नहीं डिनाई करते, ना ही उसको रिस्क की कैटेगराइजेशन में लेते हैं। देन आता है क्वेश्चन 12, a politically exposed person walks in to open an account, what is the correct course of action। a politically exposed person है, उसके अकाउंट ओपन करते वक्त क्या करना होगा आपको, क्योंकि ये क्या है, हाई रिस्क इंडिविजुअल है, राइट। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल के केस में हमने क्या पढ़ा था, आपको अप्रूवल अथॉरिटी का जो केवाईसी के अंदर हम क्लोज डालते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपको सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन ओपन द अकाउंट फॉर अ हाई रिस्क कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो ट्रीट हिम एज अ मीडियम रिस्क, नो। और रिफ्यूज ओपनिंग अकाउंट नहीं, आप डिनाई नहीं करोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें देना है, ठीक है। देन ऑब्टेन इनहांस ड्यू डिलिजेंस, यस, क्योंकि हाई रिस्क कस्टमर है, एंड सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल अथॉरिटी वाला प्रोविजन आपका एप्लीकेबल हो जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर एंड आस्क फॉर 2 OVD ओनली इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की कहता है a customer's PAN detail do not match with the issuing authority records, what should the bank do। अब क्या हुआ कि एक कस्टमर ने पैन अपना प्रोवाइड किया एंड जो ऑनलाइन पोर्टल से जब उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो उसकी डिटेल मैच नहीं है, मतलब उसने जो हमें आइडेंटिटी दी है दैट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डिनाई कर देंगे उसको, राइट। So the ask the customer to provide voter ID, नहीं। Continue with existing PAN, no। Treat the PAN as invalid and re-verify is your correct answer। उसको बोलो कि आप हमें अपना सही वाला PAN जो है प्रोवाइड करो। Then question 14, what is the minimum frequency for periodic KYC customer for a high risk customer। तो हमने पढ़ा था कि periodic KYC अपडेशन आपको करनी होगी एंड इसकी टाइम लिमिट जो है वो रिस्क कैटेगराइजेशन के ऊपर होती है। तो हाई रिस्क में कितना था, आपको हर 2 साल में आपको करनी होगी KYC अपडेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सजेस्टेड फील्ड वेरिफिकेशन मेथड। फील्ड वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, इंक्वायरी विद नेबर, यस ये अलाउड होता है। देन ऑनलाइन गूगल सर्च, विजिट टू कस्टमर्स रेजिडेंस भी अलाउड है, एंड मीडिया रिसर्च भी अलाउड है, बट गूगल पे आप सर्च नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, so which document is accepted only as address proof and not identity proof। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आप एड्रेस प्रूफ मान सकते हो बट आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मानोगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज योर आइडेंटिटी प्रूफ एंड voter ID is also your identity proof, and rega job card is not I'm not, it can be considered as your identity proof। and then आता है utility bills। ना utility bills क्या है, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए इसको यूज किया जाता है इन विच केस अगर आपका
जो बाकी के आपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो इनफ नहीं है एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यूटिलिटी बिल को यूज़ कर सकते हो, बट आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यूटिलिटी बिल को यूज़ नहीं किया जा सकता। Then question 70, in what scenario is it acceptable to treat the senior management official as a beneficial owner? Means एक कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको हम बेनिफिशियल ओनर कब मानेंगे? हमने क्या स्टडी करा है कि अगर एक कंपनी है तो उसके अंदर हम जो शेयर होल्डिंग वालों को या फिर हम जो कंट्रोल रखते हैं उनको मानेंगे बेनिफिशियल ओनर। बट मान लो कि कुछ ऐसा केस हो गया कि आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, ना हमें पता लग रहा है कि शेयर होल्डर कौन है, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा शेयर होल्ड किया हुआ है एंड कंट्रोल भी एग्जैक्टली एक पर्सन के पास नहीं जा रहा, तो वहां पे हम देखेंगे कि कंपनी की मैनेजमेंट कौन कर रहा है एंड मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा अथॉरिटी किस पर्सन के पास है, देन उस केस में हम उसको क्या मान लेंगे? बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एज अ बेनिफिशियल ओनर, तब हम सीनियर मैनेजमेंट को बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। सीनियर मैनेजमेंट में जो सबसे अथॉरिटी वाला ऑफिशियल है उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सोर्स ऑफ एड्रेस प्रूफ फॉर अ फॉरेन नेशनल? फॉरेन का अगर कोई इंडिविजुअल है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? उसका पासपोर्ट यूज करते हैं फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एंड पासपोर्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं? एम्बेसी अगर कोई लेटर इशू करके देती है उसको हम यूज करते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, अगर पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस हमारा इनफ ना हो। देन आता है क्वेश्चन 19, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है, प्राइमरली हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब इसका पर्पस क्या है कि कस्टमर के सारे अकाउंट्स का ये क्या करेगा? सेंट्रलाइज्ड वे से उसको डाटा मेंटेन करके रखेगा एंड कस्टमर का पूरा केवाईसी क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री के पास मेंटेन होगा। तो इससे हमें क्या होगी कि यूनिक आइडेंटिफाई यूसीआईसी को देखकर हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर के सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन को, सारे उसके फाइनेंशियल रिलेशनशिप को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाता है दैट इट प्रोवाइड्स अस होलिस्टिक व्यू ऑफ कस्टमर्स फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स। देन आता है क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एंटरप्राइज वाइड रिस्क असेसमेंट? मतलब जब हम पूरी एंटिटी वाइड, मतलब पूरी एंटिटी की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो उस केस में कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा? कंट्री रिस्क, कंट्री को देखेंगे जब हम पूरी एंटिटी को देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री में है, तो उसके बेसिस पे रिस्क इफेक्ट होगा। किस प्रोडक्ट में है, कौन सी इंडस्ट्री में है, इससे भी रिस्क बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। और डिलीवरी चैनल जो है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कैसे प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, वहां से भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैटेगराइजेशन क्या रहने वाला है। बट एक कस्टमर का कास्ट बैकग्राउंड या उसके पर्सनल जो भी ऐसे चीजें रहती हैं, दैट आर नॉट द फैक्टर ऑफ इवेल्युएशन फॉर द रिस्क, तो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ रिस्क इवेल्युएशन। Then question 21, field verification is most likely excluded when? अब field वेरिफिकेशन हमने पढ़ा किस केस में होगी? जब एक हाई रिस्क कस्टमर जो है आएगा हमारे पास। तो इन चारों ऑप्शन में से फील्ड वेरिफिकेशन कब करनी जरूरी नहीं रहेगी? तो सबसे पहले हाई रिस्क इंडिविजुअल है तो करनी होगी, रियल एस्टेट एजेंट है तब भी हमें फील्ड वेरिफिकेशन करनी होगी, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तब भी, क्योंकि ये तीनों क्या है? हाई रिस्क हो गए, राइट। बट एक पेंशन वाला पर्सन जिसको पेंशन की इनकम हो रही है सिर्फ, अगर वो आपके पास आ रहा है अकाउंट ओपन करवाने, तो ये क्या होते हैं? हमारे किस कैटेगरीज में जाते हैं ये लोग? पेंशन की इनकम जिन्हें होती है सिर्फ, उनकी कैटेगरी क्या होती है? लो रिस्क कैटेगरी होती है। तो ये लोग जो है हमारे फील्ड वेरिफिकेशन के अंदर कवर नहीं होंगे। तो आपको अगर अच्छे से रिवाइज हो पा रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं एंड टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं, देन प्लीज कमेंट में हमें बताइए ताकि हमें पता चले कि हम आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, या आपको लगता है कि किस कुछ बेटर वे से हम पढ़ा सकते हैं आपको, तो भी आप हमें जरूर रिकमेंडेशन दीजिए। एंड कोर्स अगर आपको परचेज करना है या कोर्स की फुल आपको प्रिपरेशन करनी है डिटेल में, तो आप लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम का ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहां से आप ये फुल कोर्स को, ऐसे हमने बहुत डिटेल में इसको कवर करा हुआ है फुल कंटेंट को, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question 22, a company listed on BSE is a customer,
बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं एज अ कस्टमर, मतलब वहाँ पे वो है, ठीक है। एंड हाउ इज द बेनिफिशियल ओनरशिप असेस्ड। अब एक चीज आपको याद करवाते हैं, जब हमने केवाईसी और बेनिफिशियल ओनरशिप के रूल्स पढ़े थे तब हमने क्या देखा था कि जब एक लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना। तो इस केस में क्या होता है, ऑनर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बिकॉज पब्लिक डीलिंग आ गई है पब्लिकली। तो फॉर एग्जाम्पल टाटा जो है ना, टाटा इंडस्ट्री में आपको एज सच बहुत सारे मतलब शेयर होल्डिंग बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि इट्स अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक का स्टेक बहुत ज्यादा है इस केस में, एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है यहाँ पर। ओके, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, बेनिफिशियल ओनर शिप का क्राइटेरिया जो हो जाएगा वो कंप्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट रीजन इज कि आपके लिए आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है, एंड सेकंड रीजन इज कि जब एक कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो ऑलरेडी वो लोग उसका अच्छे से सारा क्या कर चुके हैं, वेरिफिकेशन वगैरह कर चुके होते हैं कंपनी की। तो इन दैट केस वी नो कि ये एक वैलिड है और रिस्क वगैरह हमें मालूम होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल एज पर द एग्जाम्पशन क्लोज, मतलब लॉ के अंदर इसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है। मैंने आपको उसका रीजन और उसका रैशनल भी बता दिया कि एग्जाम्प्ट करने का रीजन क्या रहता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 22 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन इज केवाईसी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर नॉन अकाउंट होल्डर, मतलब हम बैंकिंग सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं बट उसका हमारे पास अकाउंट नहीं है, तब हमें केवाईसी कब करनी होगी उसकी। अगर एक पर्सन लोकर ओपन करने आ रहा है तब भी नहीं, ठीक है। चेक, अगर कोई पर्सन चेक डिपॉजिट कराने वाला, मतलब चेक की ट्रांजेक्शन कर रहा है, नॉट इवन देन। और फिर रिमिटेंस अबव 10,000, 10,000 की लिमिट नहीं है यहाँ पे, लिमिट डिफरेंट है। बट अगर आप एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप इंटरनेशनली पैसे भेज रहे हो, इन दैट केस आपको केवाईसी कम करवानी ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अगर आप 1,000 रुपीज की भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो बट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है तो आपको केवाईसी करनी ही होगी, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट स्टेप मस्ट अ बैंक टेक व्हेन अ कस्टमर रिफ्यूज टू प्रोवाइड पैन फॉर्म 60। अगर एक कस्टमर पैन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज पैन कार्ड इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी, एंड कस्टमर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उसके ऑपरेशंस को सीज करना होगा टेम्परेरली, ताकि एंड कंटिन्यू कब होंगे, जब वो हमें अपने पैन प्रोवाइड कर देगा। Question 25. Which of the following is mandatory in the screening process before onboarding any customer? मतलब एक कस्टमर की ऑनबोर्डिंग, मतलब ऑनबोर्डिंग के लिए स्क्रीनिंग करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटस। आप फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का पॉइंट आपको याद रखना है। देन मैच नेम अगेंस्ट द सैंक्शन लिस्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आप एक कस्टमर को ऑन बोर्ड करने से पहले देखोगे कि कहीं इसका नाम किसी सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आ रहा है देन आप क्या करोगे, आउट राइटली हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे सर्विस प्रोवाइड करने से, राइट। तो दिस इज द मैंडेटरी स्टेप बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी कस्टमर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनहैंस ड्यू डिलिजेंस के बारे में। तो ये सेविंग अकाउंट के लिए मैंडेटरी है, करेक्ट इनकरेक्ट, क्योंकि सेविंग क्या है, लो रिस्क अकाउंट आ जाता है। देन ईडीटी इंक्लूड इंक्वायरी विद कस्टमर सप्लायर एंड फील्ड विजिट, यस ये ईडीटी का पार्ट होता है। देन ईडीटी डज नॉट रिक्वायर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इनकरेक्ट। ईडीटी इज अवॉइडेड इफ पैन इज अवेलेबल, इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सिर्फ करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन 27 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिक्वायर पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन एवरी 2 ईयर। तो हर 2 साल में किसकी केवाईसी आपको अपडेट करनी थी, एक हाई रिस्क कस्टमर की, राइट। तो हाई रिस्क कस्टमर आपके क्या हो गए, ये वाले हो गए। इन बड़े रियल एस्टेट एजेंट, एंड रियल एस्टेट एजेंट वैसे तो हाई रिस्क होता है, बट अगर वो मिनिमम कैटेगरी में है तो उस केस में इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कस्टमर इज एक्टिंग एज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब एक इंडिविजुअल किसी और के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ये कब पता लगेगा, जब उसके पास क्या होगी, लीगली उसको रिप्रेजेंट करने की कोई राइट होगा, या उसके पास पावर ऑफ अटर्नी होगी। इन दैट केस हम मानेंगे कि कस्टमर को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
फर्स्ट आ गया इन केस ऑफ अ माइनर, यस माइनर के केस में क्या होता है, गार्डियन रिप्रेजेंट करता है उसके भी हाफ पे, है ना। एंड देन सेकंड केस में क्या आ गया, देयर इज अ लीगल पावर ऑफ अटर्नी, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। देन कस्टमर हैज अ मल्टीपल अकाउंट इन डिफरेंट नेम्स, तो ये चीज नहीं है, मतलब मल्टीपल अकाउंट है तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ना ही कस्टमर रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड एन एंटिटी डॉक्यूमेंट को हम मान लेंगे मल्टीपल अकाउंट, तो ऑप्शन ए एंड बी आर योर करेक्ट आंसर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रैक्टिसेस अंडर कस्टमर प्राइवेसी गाइडलाइन, कस्टमर की प्राइवेसी के रिलेटेड कौन कौन सी गाइडलाइंस करेक्ट है। तो हमें सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी है, ट्रू। हम केवाईसी का डेटा आरबीआई के अप्रूव्ड वेंडर के साथ शेयर कर दें, नो, ये डेटा आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, इट इज़ ओनली फॉर केवाईसी एंड कुछ अलाउड केसेस में आपको ये शेयर करना है, ठीक है। यूज द कस्टमर डेटा फॉर मार्केटिंग ऑफर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। एंड देन इंक्लूड प्राइवेसी कमिटमेंट इन केवाईसी पॉलिसी, तो जब आप केवाईसी करते हो वहाँ पे आपको प्राइवेसी की कमिटमेंट देनी है कि हम आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ये डेटा हम शेयर किसी के साथ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए एंड डी आर योर करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद आरबीआई केवाईसी डायरेक्शन, तो आरबीआई ने केवाईसी की जो डायरेक्शन दिया उसमें कौन, उसके अकॉर्डिंग कौन सी, मतलब उसमें कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन इज इनफ इफ देयर इज नो चेंज इन केवाईसी इन्फो, यस अगर हम केवाईसी अपडेट करना है और कुछ चेंज नहीं हुआ तो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगी। ई डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, ये भी करेक्ट है। देन कस्टमर मस्ट विजिट ब्रांच फिजिकली फॉर केवाईसी अपडेशन, ये जरूरी नहीं है, डिजिटल चैनल के थ्रू भी आप केवाईसी अपडेट करवा सकते हो। देन आ गया माइनर्स अकाउंट मस्ट बी री केवाईसीड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है इज इनकंसिस्टेंट विद आरबीआई गाइडलाइन। एंड इसी के साथ हमने केवाईसी के सारे चैप्टर 2 के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे क्या हो गए हैं, रिवाइज हो गए हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसी डिटेल में आप पूरा कोर्स प्रिपेयर करने के लिए जल्दी से कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा ऑफर चल रहा है, 82% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। एंड आपको जस्ट कूपन कोड यूज़ करना है विंटर एंड आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो एनरोल कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स या कलीग्स जो भी इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं उनको भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।